दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर गाइस। मेरी इकनॉमिक की सीरीज़ चल रही थी 9 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी, जिसके अंदर मैं इकनॉमिक की सीरीज़ को मैं अपने हिसाब से मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं आपको मोर डायमेंशंस के थ्रू मैं एक पेपर अप्रोच के थ्रू मैं दे सकूँ। ये सीरीज़ जो स्पेशली स्ट्रिक्टली जो फोकस मोर ऑन द आईएएस एस्पिरेंट से रिलेटेड ही है। बाकी अगर कोई 9 से 10 तो ऐसे अगर बच्चे भी थोड़ा बहुत देख रहे हैं तो थोड़ा देख सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल मिल सकती है। बट ये स्ट्रिक्टली जो सीरीज़ है वो यूपीएससी एस्पिरेंट से रिलेटेड ही है। आज का टॉपिक है चैप्टर क्लास 10 चैप्टर नंबर 4, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक के नाम से जानते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम ये खंगालने की कोशिश करेंगे कि भाई एलपीजी से रिलेटेड क्या टॉपिक्स थे। अगर बात करें तो जैसे इंडियन इकोनॉमिक बिफोर क्या हुआ था 1991 से पहले, हमारी इकोनॉमिक क्या थी, क्या एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने टॉपिक को 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी उठाई है, काफ़ी मैक्सिमम एस्पिरेंट्स भी बोले क्या यार बकवास चीज़ें उठा रखी हैं, डायरेक्ट 12th क्लास की इकोनॉमिक पढ़ाओ, हम बाकी चीज़ समझ लेंगे। देखिए, पर एक चीज़ का ट्रेंड होता है। मैं कोशिश ही मेरी टारगेट यही है कि मैं आपको 9th से 10th क्लास में एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे सकूँ, एक बेसिक कंसेप्ट के थ्रू। बिकॉज काफ़ी सारी मेल्स भी आते हैं मेरे पास कि सर कब अपडेट करेंगे, मुझे आपकी सीरीज़ का इंतजार भी रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मेडिकल बैकग्राउंड से जिनको इकोनॉमी बिल्कुल समझ नहीं आती, तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी बहुत ये हेल्पफुल सीरीज़ मैं बोल सकता हूँ कि है। बाकी 11th-12th का वेट कीजिएगा, मैं उसमें काफ़ी डेप्थ में आपको नॉलेज लेके चलूँगा, ताकि आपको कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपका जो यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर मेंस या फिर इंटरव्यू आपका हिट होगा। तो इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1991, एमएनसी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या क्या होती है, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स हम देखने की कोशिश करेंगे, साइड टू साइड नेगेटिव इंपैक्ट्स को भी देखने की कोशिश करेंगे, इंटरलिंकेज, एलपीजी कंसेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर फिजिकल रिफॉर्म्स, फिर डब्ल्यूटीओ एक्सेट्रा से थिंग्स मैंने इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया है। बिकॉज एनसीईआरटी ने भी इसी टॉपिक्स को उठाया, तो मैंने भी इसी टॉपिक्स को रखा है। मैं ज़्यादा वर्ड्स भी ना लगे, जैसे सिंपल कंसाइज वे में ही मैं आपको समझने की जो है कोशिश करूँगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1991 से, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ, पूरा देश सो रहा था, तो उस समय हम लोग जागे, कुछ तरह की थिंग्स में हमें देखने को मिलती है बुक्स के अंदर। तो जब 1991 जब 1947 के बाद इंडिया के ऊपर, ठीक है सबको पता है, गरीबी, पॉवर्टी, एजुकेशन, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन एक 1991 तक का एक ओवरव्यू क्या था कि देखिए एवरेज ग्रोथ कुछ 3.5 थी, पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रही थी वो मैक्सिमम जिसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय 1.3 के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही थी। मोर फोकस ऑन द हैवी इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर पे था, कि सबसे ज़्यादा जो फोकस हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ पे और इस पे हैवी इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस था। यहाँ पे स्टैंड्स भी लिए गए, पब्लिक पॉलिसीज़ भी निकाली गई, कुछ मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से रिलेटेड भी निकाले गए, लाइसेंस राज भी आया। वो बात की बात हम 11th क्लास में काफ़ी डेप्थ में चलेंगे, जब मैं आपको देखने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर जितना मुझे एनसीईआरटी ने बताया, मैं उसी को मैं चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। फिर लेस अटेंशन टूवर्ड्स द सर्विस सेक्टर था, सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आज के समय अगर हम कंपेयर करें लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, तो मैक्सिमम हमारा जो जीडीपी है 55% के आसपास कुछ हमारा सर्विस सेक्टर्स की ही देन है। आज के समय अगर बात करें, लेटेस्ट डेटा को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो साइड टू साइड फिर मेजर इम्बैलेंस हुआ पेमेंट के अंदर फॉर द ऑफ द लोन्स। ऑफकोर्स आपका एक्सपोर्ट अगर कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपके पास जो फॉरेन रिजर्व नहीं होगा, तो फिर उससे आप उस लोन को नहीं चुका पाएंगे। तो जिस वजह से फिर कहीं ना कहीं मेजर इम्बैलेंस पेमेंट के अंदर हमें ये कॉन्सनेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो जिस वजह से फिर क्या होता है, फिर पेमेंट ऑफ लोन्स में दिक्कतें आई, बैंक डिफ़ॉल्ट्स हुए, कुछ तरह की थिंग्स हमें देखने को मिली, जिस वजह से भी 1991 के बाद हमें स्ट्रिक्ट डिसीजंस, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़े, जिसमें भी मनमोहन सिंह भी आगे आए थे, वो मैं आज नेक्स्ट सेट में बताऊंगा। तो फिर उसके बाद फिर हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी को फिर एलपीजी के थ्रू रिफॉर्म करके फिर एक पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल एक थीम हमें देखने को मिली। साइड टू साइड ये भी देखने को हमें मिलता है कि देखिए इन्फ्लुएंस बाय द प्रोटेक्शनिज्म एंड द पब्लिक ओनरशिप। इसमें ये देखने को लगा भाई स्टेट आगे आए, स्टेट बोलते हैं कि ठीक है भाई प्राइवेट कंपनीज को हम ज़्यादा तरक्की नहीं करने देंगे, हटाओ इनको साइड करो, स्टेट आगे आएगा, राज्य ही सब कुछ करेगा, सबकी कल्याणकारी जो भी योजना है वो राज्य ही आगे लेके आएगा। जिस वजह से फिर क्या हुआ, प्रोटेक्शनिज्म हुआ, पब्लिक ऑनरशिप्स हुई, फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस की तरफ ना रखते हुए उनको खोपचे के अंदर साइड में रखा गया अगर बात करें तो। फिर सेक्शन लाइसेंस राज, ऑफकोर्स लाइसेंस राज आगे आया, हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए, हर चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लाइसेंस के लिए जो है करना पड़ा। अब आज के समय देखिए, अगर हम इस चीज़ को अगर आज से भी कंपेयर करें, तो देखिए जैसे मोदी गवर्नमेंट आई हुई है, तो आप देख सकते हैं कि लाइसेंस राज को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा तो अभी तक नहीं हुआ, कहीं ना कहीं दिखते तो हैं ही, लेकिन बट अगर कोई बंदा नई कंपनी खोलना चाहता है तो उसके लिए बहुत इजी हो गया आज के, जैसे जीएसटी नंबर चाहिए और आप कोई भी प्राइवेट
पार्टनरशिप या फिर प्रोप्राइटरशिप आप कंपनी खोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कंट्रोल हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, वो बात की बात। तो इसी तरह फिर डाउनफॉल हुआ फिर भाई यूएसएसआर का जब डाउनफॉल हुआ, साइड टू साइड गल्फ वॉर भी चला। जब अगर देखें तो अफगानिस्तान के अंदर कुछ इस तरह के थे, या फिर इराक के अंदर कुछ गल्फ वॉर से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली। तो जिस वजह से फिर क्या हुआ, फ्यूल की जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा रॉकेट स्काई की तरह एकदम ऊपर चले गए। फिर ऑफकोर्स हमारा आज के समय जो इंडिया के अंदर जो फ्यूल है, अगर जो इंडिया जो फ्यूल मंगाता है ऑफकोर्स गल्फ़ कंट्री से ज़्यादा मंगाता है, जिस वजह से फिर प्राइस अप हुए फ्यूल के, जिस वजह से फिर महंगाई बढ़ी, जीडीपी डाउन हुई है वगैरह वगैरह, इसी है मैक्सिमम चीज़ें। फिर हम क्या हुआ, फिर हमारी जब इकनॉमी जब डाउन हो गई, बिल्कुल लगा कि भाई एक हफ्ते का ही फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है, तो फिर हम वर्ल्ड बैंक के पास गए, आईएमएफ के पास गए, वो अलग चीज़ें, फिर उनके थ्रू फिर एड लेने की कोशिश करी, रिफॉर्म करने की। उनकी कुछ कंडीशंस अप्लाई थी, उन्हीं कंडीशंस अप्लाइज को हमने फॉलो किया कि वो जो इन्होंने ये बोला कि आईएमएफ वालों ने ये बोला कि ठीक है भाई हम आपको लोन देंगे, लेकिन आपको ये कोटा राज को ख़त्म करना पड़ेगा, एलपीजी को आगे लेके आना होगा, जिसके लिबरलाइजेशन पब्लिक ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड ये सारी थिंग्स हमें देखना पड़ेगा। फिर नरसिंह राव के समय फिर मनमोहन सिंह ने जब इस चीज़ को आगे बढ़ाया, और फिर हमारी पूरी इकनॉमिक को जो लिबरल करने की कोशिश करी गई। देखिए फिर क्वेश्चन यहाँ पे फिर ऑथर ने उठाया कि भाई व्हाट इज़ मल्टीनेशनल। देखिए यार, मल्टीनेशनल कंपनी दो टूक में बोलें, वो कंपनियाँ जो फॉरेन कंपनियाँ भी होती हैं, जिनका अपना एक ऑफिस किसी भी और कंट्री के अंदर होता है। जी मीन उनका एक ऑफिस कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज का जो ऑफिस होता है वो किसी एक दूसरे देश के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर देख सकते हैं कि IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है, नोकिया है, फिएट है, नाइकी है, फोर्ड है, ये हुंडई है, सोनी है। आपने देखा होगा मैक्सिमम चीज़ें मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड हमें देखने को मिलती हैं, जो ओवरऑल देखते हैं कि कोई ना कोई एटलीस्ट, देखिए लेट सपोज अगर बात करते हैं जैसे कि नोकिया है, एग्जांपल लेके चलते हैं, ये फिनलैंड की कंपनी है, लेकिन नोकिया के स्टोर्स आप इंडिया के अंदर भी देखते हैं, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काउंट होता है कि देखिए कंपनी बाहर की है, लेकिन इसके स्टोर्स हैं इंडिया के अंदर भी। अब ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर भी हो सकते हैं, बांग्लादेश के अंदर भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट इनका एक ऑफिस होता है, तो जिस वजह से फिर ये लोग जो होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, इनको जो है काउंट करते हैं कि हाँ भी बाहर का पैसा आता है, ये लोग लगाते हैं, फिर यहाँ पे लेबर्स को इन्वेस्टमेंट डालते हैं, FDI आती है, वो वगैरह वगैरह, वो आने वाली स्लाइड्स के अंदर चीज़ें जो हैं कवर होंगी। देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ की अगर बात करें, देखिए यार सिंपल सी बात है, ब्रिंग FDI लेके आता है, सबसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, सॉरी। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो डेफिनेटली लाते हैं। ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बना रहता है हर सुर्खियों के अंदर, अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो, स्पेशली यूएस के साथ, कि यूएस बोलता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम नहीं देंगे, बट अब आज के समय ठीक है डोनाल्ड ट्रंप आ रखे हैं, तो चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस भी लेके आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आज के समय देखें तो इंडिया के अंदर कुछ 1% से भी कम R&D पे जो खर्च किया जाता है। फिर प्रमोट कंपटीशन को ऑफकोर्स जब प्रमोट किया जाएगा तो डेफिनेटली हमारी चीज़ें सस्ती होंगी। लाइक सपोज लेटेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक जियो है, आप देखते होंगे पहले 300 रुपये में 1 GB डेटा मिलता था, स्पेशली वो तो प्रीपेड की मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल्स के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल जो चाहे वो आइडिया हो, एयरटेल हो, वोडा हो, एयरसेल हो, तो ये कभी जब जियो आया मार्केट के अंदर, अपनी पॉलिसी को इसने ब्लूम किया, नया प्रोडक्ट लेके आया, तो इसने सब कुछ फ्री किया, तो फिर ये लोग डर गए, हक्का बक्का हो गए, सब ने अपने रेट गिरा दिए। तो आज के समय कुछ अगर देखें तो 349 में कुछ 90 डेज़ का भी डेटा हर एक कंपनी, चाहे एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडा हो, ये कहीं ना कहीं दे रही है। तो प्रमोट कंपटीशन हो, तो इससे फ़ायदा किसको हुआ? कस्टमर को। अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके चलते, दिल्ली के अंदर उबर और ओला आज के समय बड़ी फेमस हो रही हैं। अब जो ऑटो ड्राइवर्स की जो मोनोपोली थी वो कहीं ना कहीं डाउन हो रही है। अब ऑटो ड्राइवर वाले भी डबल बोलते हैं 200-250 में, चलो भाई ठीक है ले चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से कस्टमर्स को जो है फ़ायदा होता है। इसी तरह भाई गाइज प्रमोट एक्सपोर्ट इन द होस्ट ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है प्रमोट करने की जो है कोशिश करते हैं। देखिए नेगेटिव, अब ठीक है पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। देखिए अफेक्ट लोकल बिजनेस। अब फॉर एग्जांपल फॉरेन कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, अब एक छोटा सा एक डीलर को बहुत जल्दी खा जाते हैं ये लोग, जिस वजह से फिर ये लोकल बिजनेसमैन जो होते हैं इनको ही खा जाता है, अगर ब्रांड की तरफ लोग लेके से भागते हैं। आज के समय एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आज के समय देखिए हर आदमी कोशिश करता है भाई एडिडास का शूज़ पहने, वुडलैंड का शूज़, लेदर का शूज़ पहने। तो ऐसा नहीं है कि लोकल बिजनेस के अंदर भी लेदर अच्छी क्वालिटी, कानपुर के अंदर भी बहुत अच्छे लेदर्स के समय आज के समय जो जूते बनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग ब्रांड के पीछे ज़्यादा जल्दी भागते। क्यों? ब्रांड ऐसा इम्पैक्टेशन, ऐसी मार्केटिंग करी जाती है जिसके पीछे लोग फिर चाहे हमारे प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे हों, लेकिन हर आदमी ब्रांड के पीछे भागना स्टार्ट करता है। भले वो ब्रांड आपको वो जूता लोकल के अंदर आपको 1000 रुपये का मिल जाए, लेकिन आपको वही एडिडास का जूता 3000 का मिले, लेकिन आप 3000 के पीछे जल्दी भागते हैं। क्यों? ब्रांड है, दुनिया जानती है,
हाँ अच्छी है ये चीज़। तो ये गाइस कहीं ना कहीं फिर लोकल बिजनेस को भी इफेक्ट करते हैं आज के समय। फिर ओवर डिपेंडेंस तो टेक्नोलॉजी के वो होता है भाई, टेक्नोलॉजी हाँ आज के समय हमारे देश के अंदर पैसा कमी है, जिस वजह से टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी होती है, जिस वजह से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते ये लोग, तो जिस वजह से फिर वो घिसी पिटी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिस वजह से फिर वो क्वालिटी नहीं निकल पाती है जिससे कॉम्पिटिटर को वो बीट कर सके। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। फिर अनबैलेंस डेवलपमेंट भी रिलेटेड भी होता है, और साइड टू साइड कॉर्पोरेट लॉबिंग तो है ही। अनबैलेंस डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज भी बड़ी चालाक होती हैं, ये उन्हीं स्टेट्स में जाती हैं जहाँ पे इनको ज़्यादा बोलते हैं कि ज़्यादा इनको प्रायोरिटी दी जाती है। फॉर एग्जांपल गुजरात के अंदर देखें आप महाराष्ट्र चले जाएं, या बेंगलोर चले जाएं, या फिर तमिलनाडु के स्टेट चेन्नई चले जाएं। ये कुछ ऐसी सिटीज़ हैं, अगर बात करें ऐसी सिटीज़ में ही आपको ज़्यादा देखने को बिजनेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी अपना बिजनेस लगा रही है। फॉर एग्जांपल बेंगलोर लेते हैं, बेंगलोर के अंदर आईटी कंपनी आज के समय सबसे ज़्यादा आज के समय दौर में हमें देखने को मिले। साइड टू साइड गुरुग्राम के अंदर भी हमें ये आईटीज़ कंपनी के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस, क्यों? वहाँ की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, स्टेट पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू जो है फेवर करती हैं। तो ये इस वजह से अब देखिए गुजरात हो गया, गुरुग्राम हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, ये कुछ 4 सिटीज़ छोटी बड़ी बड़ी सिटीज़ हो गई। लेकिन बाकी क्या भाई, 29 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, तो उनका क्या? बाकी 4-5 ठीक है, 4-5 स्टेट्स हो गए, बाकी 20 स्टेट्स 25 स्टेट्स का क्या? तो जिस वजह से अनबैलेंस डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इसी तरह कॉर्पोरेट लॉबिंग भी होती है। अब हर आदमी अपनी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए फिर मिनिस्टर्स से भी मिलता है, फिर मिनिस्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है भाई आप हमारी इस पॉलिसी को आगे लेके आए, जब भी हम इतना एफडीआई लेंगे, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है। फिर पेटेंट से इश्यूज़ भी बनते हैं। आज के समय देखें तो पेटेंट से रिलेटेड काफ़ी बड़ा मुद्दा है, इसको हम 11th-12th क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर इन्फॉर्मेंस नेशनल लॉबीज़ भी हमें देखने को मिलती है। फिर टैक्स अवॉइडेशन से रिलेटेड हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी देखा जाए तो गवर्नमेंट कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है। फिर मोनोपोली तो होती है, लाइक ड्रग्स के अंदर अगर देखें थोड़ा सा, जिस वजह से कहीं ना कहीं इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ओवरऑल गाइज कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हमें जो है देखने को मिलते हैं। इसी की जैसे भी इंटर लिंकेज प्रोटेक्शन अक्रॉस द कंट्री भी था, यानी कि देखिए इंटर लिंकेज प्रोटेक्शन अक्रॉस इन द सेंस यही है कि देखिए मल्टीनेशनल कंपनी उसी देश में कोशिश करते सेटअप करने के लिए जहाँ पे चीप लेबर हो, जहाँ पे चीप लेबर होगी, अनस्किल्ड लेबर के। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यूएस के अंदर अगर बात करें, यूएस के अंदर अगर आप पर आवर अगर काम करते हैं तो कुछ आपको मिनिमम $6 से $7 किसी ऑनर को देना पड़ेगा, यानी कि $6 to $7 को अप्रोक्सीमेटली हो गया, वही आपका हो गया ₹500 पर आवर। लेकिन अगर इंडिया के अंदर अगर इसी काम को कराया जाए तो $40 to $50 पर आवर के हिसाब से कोई भी एक बंदा काम कर सकता है। जिस वजह से चीप लेबर की वजह से फिर ये लोग अपने इंडिया के अंदर स्टोर्स खोलते हैं ताकि इनका प्रॉफिट मैक्सिमिज्म हो सके। फिर इंटरलिंकेज प्रोडक्शन से देखिए क्या क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आती है टू बाय, फिर ये लोग लैंड बिल्डिंग मशीन्स खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर मेड बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज को कहते हैं। फिर इन्हीं को हम क्या ओवरऑल देखा जाए तो इसको ही हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम कहने की जो कोशिश करते हैं। फिर देखिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो सेटअप प्रोडक्शंस करती हैं लोकल कंपनीज़ की, इनके कुछ एडवांटेज भी हमें देखने को मिलती है मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड, जो लोकल कंपनी के थ्रू जो ये टाई अप करती हैं। देखिए लोकल कंपनी भी थोड़ा बूस्ट होती है, इनको इन्वेस्टमेंट मिलता है, फिर इनके भी ब्रांड थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्मॉल जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको भी ब्रांड्स लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय देखें कि जैसे कि पतंजलि का प्रोडक्ट है, देखिए ये पहले था लोकल, लेकिन अब आज के समय ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है ये भी प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं हमें देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमें जो है इन्फ्लुएंस में लेके आती हैं। इसी तरह मल्टीनेशनल कैन भी प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स मल्टीनेशनल कंपनी जब लेके आती है तो डॉलर्स लेके आती हैं, यूरो लेके आते हैं, पाउंड लेके आती हैं, तो फिर जो ओवरऑल देखा जाता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी लेके जाती है। इसी तरह गाइस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो लाती हैं इन्वेस्टमेंट टू बाय अ लोकल कंपनी एंड देन एक्सटेंड प्रोडक्शन। आज के समय एक ट्रेंड ये चला कि देखिए मल्टीनेशनल कंपनी जब इंडिया के अंदर आती है तो कोई ना कोई लोकल फर्म को खरीद लेती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो हमें देखने को मिलता है वो ड्रग्स की फील्ड के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखें बड़ी बड़ी जो ड्रग्स कंपनियां हैं अगर बात करें तो जैसे जापान के अंदर भी सिप्ला ने को कुछ इस तरह से कुछ खरीदने से कुछ बात चल रही है, भी खरीद लिया है। तो ये कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल लोकल्स कंपनी को खरीद लेती हैं, फिर उससे एक्सपेंड प्रोडक्शन करती हैं अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देके, फिर का मैक्सिमम प्रॉफिट जो है देखने को मिलता है। फिर इसी तरह लोकल ओन ब्रांड्स नेम टू द कस्टमर भी हो जाता है। स्ट्रॉन्ग क्वालिटी तो होती है इन लोगों की। फिर वाइडली डिस्प्ले लोकेशन इन द गेटिंग इंटरलेस। फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो इंटर लिंकेज है उसमें कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। गाइस इसी के जैसे कुछ कंसेप्ट्स हैं, देखिए लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये कुछ 4 कंसेप्ट्स में इसमें मैं खंगालने की कोशिश करूँगा। देखिए
लिबरलाइजेशन को आप बस ये समझिए, लिबर यानी कि किसी चीज़ को अननेसेसरी जो ट्रेस एंड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेकिंग द इकोनॉमिक मोर कंटेटिव, यानी कि देखिए रिमूव करना अननेसेसरी ट्रेस रिस्ट्रिक्शंस को। कोई भी आप समझ सकते हैं कि लिबर यानी कि किसी भी चीज़ को हल्के में कर देना, मीन्स अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट अगर किसी देश के अंदर घुस नहीं पा रहा तो उसको घुसाना, कुछ इस तरह के थिंग्स, तो यानी कि रिमूविंग अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हम लिबरलाइजेशंस कहते हैं। इसी तरह का इस प्राइवेटाइजेशंस को मेन जो गवर्नमेंट से कंट्रोल से हटा के उसको प्राइवेट कंपनी की तरफ देना, ताकि वो अपना फेयर डिसीजन ले सकें और हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकें और ग्रोथ को जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। इसी तरह का ग्लोबलाइजेशंस का भी वर्ड होता है कि फ्री इंट्रैक्शंस अमंग द इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अपने इंडियन इकोनॉमिक को पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो शेयर मार्केट्स का हाल, अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी कोई बुरी चली थी तो हमारे शेयर्स पूरे डाउन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल यूरो का भी बुरा हाल हुआ था 2008 के अंदर, तो जब यूरो का बुरा हाल हुआ तो पूरे वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को पड़ा था। ये कारण होता है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, यानी कि मीन्स फ्री इंट्रैक्शन अमंग द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ द ट्रेड, फाइनेंस, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंट्रैक्शन करवाना, एक छोटे से देश को दूसरे देश के साथ जोड़ना, दैट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल एक यूएस का बंदा, अगर फॉर एग्जांपल कोई यूएस की कंपनी इंडिया के अंदर काम कराना चाहती है तो यूएस शिफ्ट में करा के वो बंदा यूएस से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। तो आप देख रहे हैं ये बैरियर अब खत्म हो गया कि पहले यूएस जाना होता था, नहीं, अब फ़ोन कॉल्स के थ्रू ही सारी चीज़ें, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही ये सारी चीज़ें जो है निर्भर। एक होता है गाइस मॉडर्नाइजेशन। देखिए गाइस, मॉडर्नाइजेशन मीन्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द टॉप प्रायोरिटी ऑफ टू द मॉडर्न टेक्निक्स एंड द टेक्नोलॉजी, यानी कि जितनी ज़्यादा जिसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज के समय हमें देखने को मिलती है तो वो ज़्यादा वही कंपनी जो है आगे निकल के आगे आती है। तो इसी को ही मैंने चार्ट के थ्रू थोड़ी समझाने की कोशिश की। देखिए लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 से थ्रू स्टार्ट हुई, फिर प्राइवेटाइजेशन में एक तरह से आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हैं, जिसके अंदर जो किसी कंपनी जो 51% तक के शेयर्स को गिरा देती है, बिल्कुल मीन्स उसको बेच देती है। ऑर्गेनाइजेशंस में अगेन वही हो गया, FDI FI को रिलेटेड सारी चीज़ें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर, ये कुछ मैंने थोड़ा सा ब्रॉड व्यू रखने की यहाँ पे हल्की सी कोशिश करी है गाइज। फिर इसी के जैसे फिजिकल रिफॉर्म्स भी आए, आखिर क्यों भाई 1991 से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आई। देखिए मिनी कंट्रोल पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजिंग रिव्यू इन द ऑर्डर टू डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर, फिर इंक्रीज इन द रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉल इन द फिजिकल डिसीट, प्राइस कंट्रोल। तो देखिए फिजिकल रिफॉर्म जब स्टार्ट किए गए ओवरऑल अगर देखें तो कहीं ना कुछ हमें समस्याएं भी देखने को पड़ी। समस्याएं इन द सेंस अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं साथ जो साइड टू साइड इसका जो रिफॉर्म भी किया गया, मीन्स फिजिकल रिस्पॉन्स भी स्टार्ट किए गए जब 1991 के बाद जब रिफॉर्म्स किए गए। तो देखिए फिर क्या हुआ, जो फिजिकल डिफिसिट उसको कम किया गया, प्राइस कंट्रोल किया गया, फिर पॉवर्टी को कम किया गया। आपने देखा होगा तेंदुलकर कमेटी, लकड़वाला कमेटी, कुछ इस तरह की कमेटी भी फॉर्म करी गई, फिर पता चला कि भाई पॉवर्टी भी कम हो रही है, इनइक्वालिटी को भी कम किया गया। फिर इसी तरह का इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, फिर इसी की जैसे पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा एफिशिएंसीज की तरफ स्टार्ट किया। फिर MPM लेके आए, आप अगर बात करें तो फिर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोर्स किया कि भाई हाँ ठीक है भाई अगरबत्ती बना लो, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ लगा लो, ताकि हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुटीर उद्योगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्योंकि आपको पता होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आज के समय मैक्सिमम 90% जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही आज के समय इंडिया के अंदर जो है पूरी डेवलप हो रखी हैं, और मैक्सिमम 10% ही जो है बड़े स्किल्स पे हमारी इंडस्ट्रीज आज के समय है। इसी के जैसे गाइस फिर जब इसके बाद हुआ तो कुछ प्रॉब्लम्स भी होनी स्टार्ट हुई। प्रॉब्लम्स इन द सेंस देखिए अगर बात करें, देखिए जब 1991 के बाद क्या प्रॉब्लम्स भी हुई, ठीक है, इनजस्टिस टू एग्रीकल्चर। आप देखें आज के समय हर आदमी एग्रीकल्चर की तरफ मीन्स पीछे हट रहा है। हर आदमी एक MBA होल्डर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर, लेकिन कोई एक किसान नहीं बनना चाहता आज के समय। ये एक फैक्चुअल कड़वा सच है। तो कहीं ना कहीं एक इनजस्टिस हुआ, पोल्यूशंस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन्वायरमेंट इश्यूज़ आ रहे हैं, तो जिस वजह से फिर इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हैवी डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन डेप्स एंड डिपेंड ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी, फिर हम लोग क्या फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे। इसी तरह का इज एक्सिस इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइवेटाइज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ठीक है भाई प्राइवेटाइज करो, सबसे ज़्यादा ये भी इसमें प्रॉफिट होता है। फिर
गवर्नमेंट को भी रिवेन्यू मिलता है, इससे थिंग्स देखने को मिली। फिर रिडक्शन इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी देखने को मिला कि भाई प्रॉब्लम्स हमें ये देखने को मिलती है कि देखिए आज के समय अगर देखें सर्विस सेक्टर इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं दे पाए हैं, तो ये एक मुद्दा भी बना था और मेंस में रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस भी आए हैं, इवन ऐसे भी आ चुका है। तो इंकरेजमेंट टू द प्रोडक्शन ऑफ द लग्जरी, अब ये होगी आज के समय भोग विलास की तरफ ज़्यादा लोग भाग रहे हैं। आज के समय हर आदमी ओडी के पीछे ज़्यादा, पहले मीन्स लग्जरी कार हो गया लाइक ओडी, फरारी, मर्सिडीज़, इस तरह के पीछे ज़्यादा भागता है रहते हैं साइकिल के पीछे अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं ओवरऑल हमें प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिलती हैं। अगर WTO पे चलते हैं, देखिए WTO को फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1995 के अंदर फॉर्म हुआ था और से रिलेटेड अगर बात करें तो ये आज के समय एक इंटरनेशनल अगर बात करें तो हर इकोनॉमिक को कंट्रोल करता है। इससे रिलेटेड इसको कहीं ना कहीं इसके कुछ पहलू है तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका एम है कि देखिए यार सिंपल सी बात है, फ्री फेयर डील की। अब ऐसा नहीं कोई एक दूसरी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ अत्याचार कर रही है तो उसको बर्दाश्त किया जाएगा, कतई नहीं। WTO जब से फॉर्म हुआ है तो इसी चीज़ को इकोनॉमिक कंट्रोल से रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड्स के ऊपर ये कुछ कंट्रोल्स जो है करे गए हैं। तो गाइज ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का ये लोगो है, इसको आप देख लीजिएगा। गाइज इधर देखिए जब WTO से रिलेटेड क्या ये था कि देखिए जो कुछ कंट्रियाँ क्या होती हैं डंपिंग करती है। डंपिंग एक वर्ड होता है गाइज, डंपिंग में ये होता है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल चाइना है, आज के समय आप देखें चाइना की जो स्टील की है, अगर लेट्स सपोज बात करते हैं, इंडिया के अंदर इसकी कॉस्ट 100 रुपये है लेकिन चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है 80 रुपीज़ में। हाउ इट कुड बी पॉसिबल। देखिए जब 20 रुपये इवन दैट एक्सपोर्ट से जब हमें सामान सस्ता मिल रहा है, मीन्स जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उस सामान हमें सस्ता पड़ रहा है, ये अगर डोमेस्टिक कंट्री के हिसाब से अगर बात करें डोमेस्टिक कंट्री के हिसाब से, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे जो स्टील जो मैन्युफैक्चर उनको लॉस होगा। ऑफकोर्स 80 रुपये का आदमी 80 रुपये का सामान पहले खरीदेगा, 100 रुपये का सामान बाद में खरीदेगा, तो जिस वजह से फिर डंपिंग होती है कि जानबूझ के रेट को कम कर देना। तो गाइज ये डंपिंग से रिलेटेड ही WTO इश्यूज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल देखने की कोशिश करता है। फिर इसी के जैसे गाइज यही कि जो ये देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो सबके साथ एक फ्री फेयर डील भी रखने की जो है पे कोशिश करता है। इसी तरह गाइज प्रमोटिंग करता है इंटरनेशनल ट्रेड बाय द रिमूवल ऑफ द ट्रैफिक एंड नॉन ट्रैफिक बैरियर्स बाय द प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू द, ये कहीं ना कहीं ट्रैफिक और नॉन ट्रैफिक बैरियर्स होती है। क्या होते हैं ये मैं बता देता हूँ गाइज। देखिए ट्रैफिक बैरियर वो होते हैं लाइक सपोज एंटी डंपिंग ड्यूटी जो मैंने आपको बताया, सीजनल ड्यूटी, अल्टरनेट ड्यूटी। ये लाइक सीजनल ड्यूटी भाई कुछ ऐसे सीजन स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें से हाँ लगता है कि भाई अभी इंपोर्ट हैवी होगा हमारे देश के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर एक सिंपल से एग्जांपल बात करते हैं जैसे दिवाली थी, दिवाली के अंदर देखें तो चाइनीज़ लाइट बहुत ज़्यादा इस समय इंपोर्ट करी गई। तो इंडिया क्या कर सकता है कि सीजनल ड्यूटी के ऊपर जो है ट्रैफिक लगा सकता है कि ड्यूटी लगा सकता है, भाई सीजनल ड्यूटी जिस वजह से आपको देना पड़ेगा चाइना को, तो जिस वजह से फिर उसके प्रोडक्ट को कोशिश करता है महंगे हो सके और हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बचाया जा सके। कई सीधा एक नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं लाइक कोटा इन द सेंस किसी भी कंट्री को एक कोटा रख दिया जाता है। हाँ भी आपका अगर लेट्स सपोज 15% आप ही एक्सपोर्ट हमारी कंट्री के अंदर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल आपका जो भी प्रोडक्शन का कोई एक कोटा रख दिया जाता है। फिर टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशंस की भाई कुछ चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें अभी पिछले साल यूरोप के अंदर हमारे देश के जो है आम को जो है बैन हो गए थे। उन्होंने ये रीज़न दिया कि भाई इसके अंदर वायरस है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे खाने पीने से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल चीज़ें डाल दी ताकि उस चीज़ को एक बैरियर कर दिया गया कि हाँ इससे ज़्यादा फिर हम नहीं करेंगे। इसी तरह इंपोर्ट लाइसेंस कुछ ये भी बोलते हैं कि हाँ भी आपको फलानी चीज़ों के लिए इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये नॉन टैरिफ बैरियर देखने की कोशिश करते हैं। मैं ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा, ये मैं आपको 11th में फिर समझाना है। तो बस आप मोटा मोटा समझिए कि टैरिफ बैरियर और आपका नॉन टैरिफ बैरियर में फ़र्क है। तो बस मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे जो कंसेप्ट करने की कोशिश करी है गाइस। फिर इसी के जैसे देखिए फिर इंडिया गवर्नमेंट पुट बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द अकाउंट ऑफ फॉलोइंग रीजंस। इंडिया ने कोशिश करी कि भाई उसके बाद जो बैरियर्स लगाने के लिए, क्योंकि रीज़न था इसके पीछे इंडिया ने क्यों बैरियर लगाए, आखिर ये ट्रैफिक नॉन ट्रैफिक बैरियर क्यों लगाए इंडिया ने और कंट्री के ऊपर। देखिए भाई सेल्फ सफिशिएंटी के ऊपर, ताकि हम लोग अपना बिजनेस कर सकें, हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, सेट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट्स को कर सकें, कंट्रोल ऑन कोर सेक्टर्स को कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है लगाने की यहाँ पे जो है कोशिश करी गई थी। इसी तरह गाइज आज के समय इंडिया देखिए आज के समय अगर देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेड्स के ऊपर इंडिया ज़्यादा कंपटीशन कर रहा है, फॉरेन ट्रेड्स में अपील भी करता रहता है। फिर कस्टमर्स को देखिए इंडिया के हमेशा ये फिलॉसफी रही कि देखिए कस्टमर्स को गुड प्राइस में, चीप प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिले, लेकिन हमें अपनी जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री उसको भी बचा के रखना है। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आप इंपोर्ट कराते जाएँ, चाइना की तरफदारी करते हैं। आज के समय देखें तो कितना लॉस में हम चल रहे हैं चाइना से कंपेयर करें तो कुछ 70 बिलियंस का ट्रेड होता है, जिसमें से सिर्फ इंडिया अगर देखें तो कुछ 15 to 16 बिलियन ही एक्सपोर्ट कर पाता है, बाकी जो है इंडिया इंपोर्ट ही करता है।
तो जिस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये यूज़फुल ये बैरियर रहते हैं। लेकिन अब WTO आ गया तो इसके एक अलग कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल गाइज क्वेश्चन यही है कि देखिए इंडियन प्रोड्यूस कैन एक्सपोर्ट देयर गुड्स इन अदर कंट्री विदाउट एनी बैरियर एंड हैंडसम प्रॉफिट। तो आज के समय WTO आने से अब ये हो गया देखिए बैरियर्स को जो है ख़त्म किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी जो है वो ओवरऑल जो है थिंग्स देखने को मिलती हैं। गाइस इसी के जैसे आउटसोर्सिंग एक वर्ड होता है। देखिए आउटसोर्सिंग होता है बिजनेस प्रोसेस आउटस्टैंडिंग, यानी कि देखिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में ये फ़र्क होता है कि लेट्स सपोज आपकी कोई कंपनी है, लेट्स सपोज अमेरिका है, अमेरिका इंडिया के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए आउटसोर्सिंग से ये होता है कि देखिए सिंपल सी बात, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और क्वालिटी हाई सर्विस देने के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। इसी को हम आउटसोर्सिंग है। लाइक कॉल सेंटर आप देखते होंगे मैक्सिमम दिल्ली, अगर आप गुरुग्राम की तरफ जाए तो आपको अभी भी आज के समय बड़े बड़े आपको कॉल सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो रीजंस ये होते हैं कि देखिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो उनका कॉस्ट होता है ऑपरेशन, लाइक कस्टमर हैंडलिंग होता है। अगर किसी बंदे को, अगर लेट्स सपोज कोई अमेरिकन कंपनी अगर अमेरिका के अंदर कोई एक बंदा रखती है तो उसको अप्रोक्सीमेटली $10 पर आवर, $15 पर आवर देने पड़ेंगे। लेकिन अगर इंडिया में रखते तो आई थिंक हो सकता है $10 पूरे दिन के देने पड़े। तो ऑफकोर्स इनका $90 बचेगा, कुछ अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें 10 घंटा काम करता है तो $90 ये इनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो जिस वजह से फिर ये लोग आउटसोर्सिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर करते हैं। इसके भी अपने अपने लॉ हैं कि देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लाइक सपोज अगर बात करें जैसे कि आप देखे थे इनमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कभी भी फायर कर दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को। तो ये कुछ मुद्दे हैं, इसको हम 11th-12th में देखने की कोशिश करेंगे। साइड टू साइड कंपटीशन में हमें देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल थाईलैंड से हमें कंपटीशन आज के समय आउटसोर्सिंग में देखने को मिलता है। साइड टू साइड मलेशिया आपका फिलीपींस से रिलेटेड हमें आज के समय देखने को जो कंपटीशन देखने को हमें मिला। फिर ब्राज़ील से रिलेटेड हमें कहीं ना कहीं कंपटीशन देखने को मिल रहा है, बिकॉज वहाँ पे भी इंग्लिश स्पीकिंग बंदे हैं और इंडिया को कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग के ऊपर भी कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो गाइज ओवरऑल मैं जैसे छोटा सा ओवरव्यू दिखाने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।